बुद्धि एवं सृजनशीलता। इंटेलिजेंस। बुद्धि यानी इंटेलिजेंस। बुद्धि एक जन्मजात शक्ति अथवा योग्यता है। बुद्धि एक विकासशील व परिवर्तनशील योग्यता है। बुद्धि एक इकाई न होकर अनेक इकाइयों का समूह है। उचित प्रकार से उत्तर देने, तर्क वितर्क करने, चिंतन करने, कल्पना करने, स्मरण करने, निरीक्षण करने, समस्या समाधान करने आदि की योग्यता ही बुद्धि है। प्रत्येक वातावरण में संवेदन स्थापित कर लेना ये बुद्धि है। अमूर्त चिंतन करने की योग्यता ही बुद्धि है। अल्फ्रेड बिने के अनुसार बुद्धि इन शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश, आलोचना। टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों को समझने की शक्ति है। गाल्टन के अनुसार बुद्धि पहचानने व समझने की शक्ति है। थॉर्नडाइक के अनुसार सत्य तथा असत्य के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ प्रतिक्रिया बुद्धि की शक्ति है। वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की विधि है। बुद्धि के प्रकार। थॉर्नडाइक व गैरेट के अनुसार बुद्धि के 3 प्रकार हैं: मूर्त बुद्धि, गामक या यांत्रिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध यंत्रों और मशीनों से होता है। अमूर्त बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध पुस्तकीय ज्ञान से होता है। सामाजिक बुद्धि। इस बुद्धि का संबंध सामाजिक अनुकूलशीलता से होता है। बुद्धि के सिद्धांत। एक तत्व सिद्धांत। अल्फ्रेड बिने, टर्मन स्टर्न। यह सिद्धांत कम प्रचलित हुआ। इस सिद्धांत को निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। बिने, टर्मन, स्टर्न। एक तत्व सिद्धांत। द्वितत्व सिद्धांत स्पीरमैन का। इन्होंने द्वितत्व सिद्धांत दिया जिसके अनुसार बुद्धि के 2 खंड बताए: सामान्य बुद्धि, इसमें जी कारक, विशेष बुद्धि खंड एस कारक पाए जाते हैं। वेस्लर के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिसके सारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेक से चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समाधान करता है। त्रितत्व सिद्धांत। स्पीरमैन ने ही अपने पूर्व सिद्धांत को बदलते हुए त्रितत्व सिद्धांत दिया। इसके अनुसार बुद्धि में सामान्य व विशेष खंड के अलावा एक अन्य खंड पाया जाता है जो सामान्य व विशेष कारकों का समूह खंड होता है, जो अभ्यास में आ चुके व्यवहार को पूरा करता है। बहुतत्व प्रवर्तक थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के अनुसार व्यक्ति जितनी भी मानसिक क्रिया करता है उतने तत्व बुद्धि के अंतर्गत पाए जाते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत की तुलना बालू के ढेर से करते हुए ऊंचाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल व गति की चर्चा की और इस आधार पर यह सिद्धांत बालू का सिद्धांत या परमाणुवादी सिद्धांत कहलाया। ऊंचाई, लेवल यानी कठिनाई, चौड़ाई, कार्यों की विभिन्नता, क्षेत्रफल, कार्यों की कुल संख्या, गति, कार्य करने की गति। समूह तत्व सिद्धांत। थ्रस्टन केली। कारक विश्लेषण पद्धति के अनुसार थ्रस्टन ने इस निष्कर्ष निकाला कि 7 मानसिक योग्यता का समूह बुद्धि है: प्रेक्षण, आंकिक, शाब्दिक, वाक शक्ति, तार्किक, स्मरण शक्ति, पर्यवेक्षण शक्ति। इसके अनुसार थ्रस्टन व केली ने मिलकर PM में प्राथमिक मानसिक योग्यता प्राइमरी मेंटल एबिलिटी नामक पुस्तक में 13 समूह कारकों का उल्लेख किया और 7 को महत्वपूर्ण माना। 13 का उल्लेख किया समूह में और 7 को महत्वपूर्ण माना। अकेले केली ने भी समूह कारक सिद्धांत देने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी पुस्तक क्रॉस रोड्स इन द माइंड ऑफ मैन में 9 समूह कारकों का उल्लेख किया। प्रतिदर्श नमूना सिद्धांत थॉमसन का। थॉमसन के अनुसार प्रति व्यक्ति में सभी मानसिक योग्यता का थोड़ा थोड़ा सैंपल पाया जाता है और ये सैंपल मिलकर एक नवीन योग्यता बन जाती है। तत्पश्चात इन नवीन योग्यताओं से किसी भी नवीन कार्यों को संपादित किया जाता है। त्रिआयामी सिद्धांत प्रवर्तक गिलफोर्ड ने दिया। संक्रिया या प्रक्रिया, विषय वस्तु या अंतर्वस्तु, उत्पाद या परिणाम। संक्रिया प्रक्रिया, समस्या समाधान के लिए व्यक्ति जिस मानसिक प्रक्रिया से गुजरता है उसे संक्रिया कहते हैं।
विषय वस्तु समस्या समाधान के लिए जिस सामग्री की आवश्यकता होती है उसे विषय वस्तु कहते हैं। जैनसन के अनुसार बुद्धि का स्वरूप बिजली के समान होता है, जैसे मापना आसान है परंतु परिभाषित करना मुश्किल। उत्पाद या परिणाम समस्या समाधान के लिए जिस रूप में सूचनाएं प्राप्त होती है उसे उत्पाद कहते हैं। गिलफोर्ड ने 1667 में डिब्बे के आकार के एक मॉडल प्रस्तुत किया जिसे बुद्धि संरचना मॉडल कहते हैं। 5, 4, 6, 120 कोष बनाए। गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना के 120 कोष बनाए। बुद्धि मापन के सोपान वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज जो वर्तमान में है, मानसिक आयु मेंटल एज जो मस्तिष्क की एज है, बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वांट आईक्यू मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मीनर ने 1908 में। बुद्धि लब्धि शब्द का प्रयोग टर्मन मानसिक आयु बी ने और बुद्धि लब्धि टर्मन। बुद्धि लब्धि के सूत्र की दिशा में सबसे पहला प्रयास स्टर ने 1912 में किया। बाद में संशोधित सूत्र टर्मन ने 1916 में दिया। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। बुद्धि परीक्षण का इतिहास। सबसे पहला बुद्धि परीक्षण फ्रांस के निवासी अल्फ्रेड बीने ने साइमन की मदद से 1905 में तैयार किया, जिसका नाम बीने साइमन बुद्धि परीक्षण रखा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 30 थी। इस परीक्षण में पहला संशोधन 1908 में, दूसरा संशोधन 1911 में किया गया। अब प्रश्नों की संख्या 59 थी। पुनः 1916 में अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय टर्मन की अध्यक्षता में बीने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन किया गया तथा संशोधित परीक्षण टर्मन बुद्धि परीक्षण कहलाया। प्रश्नों की संख्या 90 थी। भारत में सबसे पहला बुद्धि परीक्षण 1922 में FG कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल CH राइस के द्वारा किया गया। भारत में पहला बुद्धि परीक्षण CH राइस द्वारा इम्पोर्टेंट है। CH राइस ने बीने साइमन बुद्धि परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया। यह परीक्षण हिंदुस्तानी बीने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल कहलाता है। भारत में राइस के अलावा पंडित लज्जा शंकर, सोवनलाल जालोटा भाटिया, CM भाटिया आदि के द्वारा अनेक बुद्धि परीक्षणों का निर्माण किया गया। शाब्दिक परीक्षण वे होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग बोलकर या लिखकर होता है। अशाब्दिक परीक्षण वे होते हैं जिनमें शब्दों का प्रयोग नहीं होता है, जैसे आकृति फलक परीक्षण, वस्तु संयोजक परीक्षण, चित्र पूर्ति परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण, ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण और मनुष्य कर्षण परीक्षण आदि। गिलफोर्ड के अनुसार मौलिक रूप से बुद्धि के 120 कारक होते हैं। गार्डनर ने बुद्धि के 7 प्रकार बताए। गिलफोर्ड 120, गार्डनर 7 प्रकार। विभिन्न भाषी तथा विकलांग, बहरे, गूंगे, अंधे व्यक्तियों के लिए अशाब्दिक परीक्षण विशेष उपयोगी है। सबसे पहला व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण फ्रांस में 1905 में बनाया गया, जिसका नाम था बीने बुद्धि परीक्षण। सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण अमेरिका में 1917 में बनाया गया, जिसका नाम था आर्मी अल्फा परीक्षण। बेसल वर्ष जिस अधिकतम आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल कर देता है उसे बेसल वर्ष कहते हैं। यही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। टर्मिनल वर्ष जिस आयु स्तर के प्रश्नों को बालक हल नहीं कर पाता है उसे टर्मिनल वर्ष कहते हैं। टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि वर्गीकरण 140 व अधिक प्रतिभाशाली 2%, 120 से 130 तक प्रखर बुद्धि 7%, 110 से 119 तक तीव्र बुद्धि 16%, 90 से 110 सामान्य बुद्धि 50%,
80 से 90 तक मंद बुद्धि है 16%। 70 से 80 निर्बल बुद्धि 7% है। फिर 50 से 60 के मध्य मूर्ख बुद्धि, 25 से 50 के मध्य मूंड बुद्धि और 50 से कम हो तो जड़ बुद्धि। 50 नहीं 25 से कम हो तो जड़ बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि का अर्थ है उचित समय पर उचित समय का प्रदर्शन करना, सीखने वाली बुद्धि। वर्तमान समय में जिस संवेगात्मक बुद्धि का सर्वत्र प्रयोग किया जा रहा है उसका श्रेय अमेरिकन प्रोफेसर डैनियल गोलमैन का दिया जाता है। संवेगात्मक बुद्धि के परिप्रेक्ष्य में प्रयोग अमेरिकन प्रोफेसर जॉन मेयर व पीटर सेलोवे ने भी किए हैं। डैनियल गोलमैन ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि मैथमेटिक्यों के द्वारा संवेगात्मक बुद्धि को सर्वत्र चर्चा का विषय बनाया। संवेगात्मक बुद्धि की सहायता से व्यक्ति उचित समय का प्रदर्शन एवं नियंत्रण करना सीखता है तथा किशोर अवस्था में संवेगात्मक संतुलन हेतु संवेगात्मक बुद्धि अत्यंत आवश्यक है। भारत में बुद्धि परीक्षण का कार्य C.H. राइस ने सर्वप्रथम किया। बुद्धि का क और ख सिद्धांत हैब ने। संवेगात्मक बुद्धि उपयोगिता। विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करने हेतु संवेगात्मक बुद्धि अत्यंत आवश्यक है। कामकाज की दुनिया में सफलता प्राप्त करने के लिए संवेगात्मक बुद्धि अत्यंत उपयोगी है, इम्पोर्टेंट है भाई। संवेगात्मक बुद्धि द्वारा दूसरों के प्रति जो गलत भावनाएं तथा विचार आते हैं उन पर रोक लगाई जाती है। कोई व्यक्ति जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेगा इसका भविष्यवाणी संवेगात्मक बुद्धि की सहायता से की जा सकती है। संवेगात्मक बुद्धि जो मापने हेतु संवेगात्मक लब्धि EQ का प्रयोग किया जाता है। संवेगात्मक बुद्धि के द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक व्यवहार का निर्धारण करता है। संवेगात्मक बुद्धि द्वारा विपरीत परिस्थितियों से सामना करने में सहायता प्राप्त होती है। अतः अध्यापक द्वारा संवेगात्मक बुद्धि का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। महान दार्शनिक अरस्तु ने लिखा है कि क्रोध करना अत्यंत आसान है परंतु उचित समय पर उचित मात्रा में क्रोध करना अत्यंत कठिन कार्य है। संवेगात्मक नियंत्रण हेतु बालकों को विचार अभिव्यक्ति के अवसर देना चाहिए। यदि संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालकों को समूह से अलग अर्थात पृथक करके किया जाएगा तो वे बालक अधिक असंतुलित होंगे। संवेग नियंत्रण का सर्वोत्तम उपाय शोधन अथवा मार्गांतरीकरण है। सृजनशीलता। गिलफोर्ड के अनुसार जिस बालक या व्यक्ति के तात्कालिक स्थिति से परे जाने की क्षमता, समस्याओं की व्याख्या, सामंजस्य, विचार परिवर्तन की क्षमता पाई जाती है वह सृजनशील होता है। सृजनात्मकता की प्रमुख विशेषताएं जिज्ञासु प्रवृत्ति, मौलिकता, दूरदर्शिता, नवीनता, कल्पनाशीलता, उच्च आकांक्षा, साहस, अवधान, अंतर्दृष्टि, संवेदनशीलता, स्व-केंद्रित प्रवृत्ति, उच्च संवेदन क्षमता। सृजनशील बालक में अपसारी बुद्धि पाई जाती है जिसके द्वारा वह यथार्थ चिंतन करते हुए दैनिक जीवन में प्रत्येक परिस्थिति को न सिर्फ अपने अनुकूल बनाता है बल्कि उसके द्वारा कई प्रकार की नवीन विशेषता को भी सर्जित कर लेता है। इसी चिंतन के द्वारा समाज में उसका स्थान श्रेष्ठ बालकों में होता है। सृजनशीलता के लिए प्रतिभाशाली होना आवश्यक नहीं है। सामान्य बुद्धि का बालक भी यदि अपसारी चिंतन का उपयोग करता है तो वह सृजनशील हो सकता है। मूर्त बुद्धि गामक व यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। सामाजिक बुद्धि को थॉर्नडाइक ने सद्भाव बुद्धि कहा। मूर्त बुद्धि गामक व यांत्रिक बुद्धि कहलाती है। सामाजिक बुद्धि को थॉर्नडाइक ने सद्भाव बुद्धि कहा। विगत वर्षों में आए हुए प्रश्न। भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द टर्म देने वाले विद्वान डैनियल गोलमैन। भावात्मक बुद्धि का प्रमुख प्रसंग अपने स्वयं की भावनाओं को जानना, अपने भावों को व्यवस्थित करना, दूसरे के भावों को पहचानना, विभिन्न श्रेणी के मंदित बालकों को दर्शाई गई
सही औसत बुद्धि का चयन कीजिए। मानसिक आयु की अवधारणा का विकास जिस मनोवैज्ञानिक ने किया वो बिनेट है। मूक बधिरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण होता है निष्पत्ति परीक्षण। एक बालक जिसकी मानसिक आयु 12 वर्ष तथा कालानुक्रमिक आयु 10 वर्ष है, जिसकी बुद्धि लब्धि होती है 120। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने में बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देशन और आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? बीने का। सहयोगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? डैनियल गोलमैन को। किस समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है? सामयिक बुद्धि। परिवार बच्चे को निम्न प्रकार से शिक्षा देता है अनौपचारिक रूप से। गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिकता रचना मॉडल में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया है? तो 120 तत्वों को। किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक बुद्धि पर काम किया? हार्वर्ड गार्डनर, डैनियल गोलमैन, जॉन डी मेयर और पीटर साल्वे। सहयोगात्मक बुद्धि से तात्पर्य है समयों को पहचानने की क्षमता, समयों को समझने की क्षमता, समयों पर नियंत्रण रखना। सहयोगात्मक बुद्धि बुद्धिलब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखक डैनियल गोलमैन। एक शिक्षार्थी की बुद्धिलब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है प्रभावी शिक्षण के लिए। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड। द्विआयामी द्वितत्व स्पीरमैन। बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बुद्धि की लंबुत बुद्धि जीवन पर्यंत होती है। बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता या प्रवर्तक थ्रस्टन केली। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता, क्योंकि विभिन्न परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितत्व सिद्धांत में संबोधित किया। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि परीक्षण का सिद्धांत प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बल देता है। कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। कौन से बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा। बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों पहचानने और विकसित करने की योग्यता प्राकृतिक बुद्धि। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, क्योंकि सब बराबर होते हैं। एक तत्व सिद्धांत बीना का। बहुतंत्र थॉर्नडाइक। समूह कारक थ्रस्टन केली। त्रिआयामी गिलफोर्ड का। और द्वितत्व स्पीरमैन। अंतर्व्यक्ति बुद्धि से तात्पर्य है विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। बुद्धिलब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमिक आयु से व्यक्तियों में संबंधित है। बुद्धि का तरल मोज़ेक मॉडल किसने दिया? केटल ने। चेस तथा कार्ड को किस वर्गीकरण किया जा सकता है? चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? बुद्धि खेल में। 11 वर्षीय बच्चे ने स्पॉन्ट बीने बुद्धि परीक्षण में 103 अंक प्राप्त किए। मान लीजिए एक सामान्य संभाव्य वक्र u बराबर 100 एल्फा बराबर 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों के प्रतिशत की गणना कीजिए जिनमें से इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किए। 98%। कैसा है सवाल? आप घुमा के दिया इसने। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन। अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय, अधिगम का स्वर्ण पथ, अधिगम का मुख्य चालक या कारक। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा अनिवार्य है। अभिप्रेरणा के लिए उपयुक्त होने वाला मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की मोटिवम से हुई है, अर्थात मोटिवम
टू मूव अथवा मोशन। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति की ओर या निश्चित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है अथवा गति प्रदान करता है। सुबह 4 से 10 तक ग्रेड एग्जाम की तैयारी करनी, 1 2 3 4 ग्रेड। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का स्रोत राजमार्ग है। गुड किसी क्रिया को आरंभ करने, उसे जारी रखना तथा नियमित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है। एंटकेशन के अनुसार अभिप्रेरणा व्यक्ति में कार्य करने की प्रवृत्ति जागृत करना। अभिप्रेरणा चक्र आवश्यकता, प्रत्येक प्राणी की कोई न कोई आवश्यकता होती है, जैसे भोजन, पानी, नौकरी, मकान आदि, जो कि व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है। चालक ड्राइव। अंतर्नोद या प्रणोद प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा एक चालक होता है, जैसे भोजन की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक है भूख, पानी की आवश्यकता से जुड़ा हुआ चालक है प्यास, जो कि व्यक्ति को क्रिया करने के लिए प्रेरित करते हैं। प्रोत्साहन, उद्दीपक के मिलने पर चालक शांत हो जाता है तथा तनाव समाप्त हो जाता है। उपरोक्त तीनों का योग ही प्रेरक है। प्रेरक बराबर आवश्यकता प्लस चालक प्लस प्रोत्साहन। मोटिव बराबर नीड प्लस ड्राइव प्लस इंसेंटिव। M बराबर N प्लस D प्लस I। अभिप्रेरणा अधिगम का आधार है। सारांशन अभिप्रेरणा देने वाले 4 घटकों का सिद्धांत डिस्को ने प्रतिपादित किया। अभिप्रेरणा देने वाले 4 घटकों का सिद्धांत डिस्को ने प्रतिपादित किया। अभिप्रेरणा के प्रकार। सकारात्मक अभिप्रेरणा, इस प्रकार की अभिप्रेरणा में व्यक्ति स्वप्रेरित होकर स्वयं की इच्छा से कार्य करता है। ऐसी अभिप्रेरणा व्यक्ति में स्वयं नीत होती है, इसलिए इसे सकारात्मक, प्राकृतिक, स्वाभाविक तथा आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं, जैसे भूख, प्यास, नींद आदि। नकारात्मक अभिप्रेरणा, जिनका संबंध व्यक्ति के अलावा अन्य व्यक्ति स्वप्रेरित न होकर किसी बाहरी प्रभाव में आकर कार्य करता है, इसलिए इसे बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। प्रशंसा, अनुसार और सम्मान आदि। बालक की प्रशंसा करके उसे अभिप्रेरित किया गया, यह अभिप्रेरणा है, बाह्य या नकारात्मक। अभिप्रेरित करने के उपाय, तरीके एवं विधियाँ। प्रशंसा एवं निंदा द्वारा। सफलता का आभास कराकर, आवश्यकता का ज्ञान कराकर, सफलता का भय दिखाकर, प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत करके, प्रतियोगिताओं के आयोजन द्वारा, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग द्वारा, सर्वदर्शी सामग्री के उपयोग द्वारा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा, विद्यालय एवं कक्षा के उचित वातावरण द्वारा। अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका है। अधिगम में अभिप्रेरणा की भूमिका व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायक, रुचि जागृत करने में सहायक, ध्यान केंद्रित करने में सहायक, मानसिक क्रियाओं में विकास में सहायक, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक और अनुशासन स्थापित करने में सहायक, चरित्र निर्माण में सहायक। अभिप्रेरकों का वर्गीकरण। मैस्लो के अनुसार जन्मजात भूख, प्यास, अर्जित प्रशंसा और पुरस्कार। थॉमसन के अनुसार स्वाभाविक आमोद प्रमोद, कृत्रिम दंड सम्मान। गैरेट के अनुसार दैहिक एवं जैविक संवेग, मनोवैज्ञानिक जिज्ञासा, रचना प्रवृत्तियाँ, सामाजिक आदर्श। अभिप्रेरणा के सिद्धांत। उपलब्धि अभिप्रेरणा, अचीवमेंट मोटिवेशन। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत 1990 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक डेविड मैकक्लेलैंड ने प्रतिपादित किया। उपलब्धि अभिप्रेरक से प्रेरित होकर व्यक्ति इस तरीके से कार्य करता है कि सफलता निश्चित होती है। चालक का सिद्धांत, ये क्लार्क हल ने दिया। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी चालक प्राणी को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। शक्ति व अभिप्रेरणा का मापन TAT द्वारा किया जाता है। आत्मगौरव और सामाजिक प्रेरक।
आवश्यकता पूर्ति, मांग पूर्ति, पदानुक्रम का सिद्धांत। अब्राहम मैस्लो ने 1954 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसके अनुसार आत्मसिद्धि संप्रदाय को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति क्रमशः प्राथमिक आवश्यकता जैसे देह की आवश्यकता, माध्यमिक आवश्यकता जैसे सुरक्षा आवश्यकता, संबंध स्नेह की आवश्यकता, विशेष आवश्यकता जैसे सम्मान की आवश्यकता की पूर्ति के प्रयास करता है। इन सब के बाद आत्मसिद्धि प्राप्त होती है। मनोविश्लेषण सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मूल प्रवृत्तियाँ दो प्रकार की होती है, जो क्रमशः इरोज निर्माणात्मक जीवन से संबंधित तथा थैंटोस विध्वंसात्मक मृत्यु से संबंधित। प्रोत्साहन का सिद्धांत वोल्फ व कोपमैन ने दिया। इसके अनुसार प्रोत्साहन कार्य के लिए प्रेरित करता है। उद्दीपन क्रिया सिद्धांत। स्किनर के अनुसार उद्दीपन से होने वाली अनुक्रिया कार्य के लिए प्रेरित करती है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अंग्रेज विद्वान मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती है, जिनका जन्म संवेगों से होता है, जो कार्य के लिए प्रेरित करती है, जैसे जिज्ञासा आश्चर्य से, काम प्रवृत्ति कामुकता से, संग्रहण स्वामित्व से, निवृत्ति घृणा से, पलायन भय से, शरणागति करुणा से, दैन्य आत्महीनता से, गौरव आत्मव्यन से, हास्य आमोद से, सामूहिकता एकांकीपन से, योग्यता युद्ध से या क्रोध से, रचनात्मकता कृतिभाव से, भोजन अन्वेषण भूख से, संतान कामना वात्सल्य संवेगों से पैदा होने वाली मूल प्रवृत्तियाँ। आत्माभिमान, गौरव, एकांकीपन, सामूहिकता, भूख, भोजन अन्वेषण, स्वामित्व, संग्रहण, आत्महीनता, दैन्यता, आश्चर्य, जिज्ञासा, कामुकता, काम प्रवृत्ति, करुणा, शरणागति, वात्सल्य, संतान, घृणा, निवृत्ति, ईर्ष्या, क्रोध, पलायन में भय, ध्यांतरे अंदर के व्रत में मूल प्रवृत्तियाँ और बाहरी व्रत में समय के। गैरेट के अनुसार समय जैविक मूल प्रवृत्तियाँ मनोवैज्ञानिक एवं कार्य सामाजिक अभिप्रेरक होते हैं। ऐसे संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं, जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की? मैस्लो, रोजर्स। प्रेरणा प्रबंधन हास्य सिद्धांत के प्रदाता हल। प्रेरणा प्रबंधन सिद्धांत के प्रणेता ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि प्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं। उन्हें चाहिए बालकों को प्रारंभिक वर्षों में बिना अभिभावक की मदद के अपनी जिम्मेदारी संभालने हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। मूल प्रवृत्तियाँ संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक है। यह कथन मैकडूगल का है। एक छात्र बोर्ड की परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है। उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया। इसका अर्थ है बाह्य प्रेरणा। किशोरावस्था में बालकों को सहयोग देने के लिए आवश्यक है अभिप्रेरणा, एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है, कहलाती है अभिप्रेरणा। समूह पर नियंत्रण पाने के लिए बालकों को अभ्यास करना चाहिए आत्मनियंत्रण का। कौन सा अभिप्रेरणा का पक्ष नहीं है? जवाब दृढ़ कथन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा आवश्यक है। अभिप्रेरणा अभिप्राय को स्पष्ट करती है और लक्ष्य की ओर आकर्षित करती है। दोनों सही है। कौन सा कार्य बाहरी प्रेरक है? कविता पाठ, दौड़ में भाग लेना। प्रेरक प्राणी में विद्यमान शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दशाएं जो उसे निश्चित विधियों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तेजित करती है। प्रेरक की इस परिभाषा को देने वाले गेट्स अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता, तो भौतिक संरचना का। आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए प्राप्त नहीं। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, उसे बाह्य पुरस्कार की आवश्यकता नहीं। उपलब्धि अभिप्रेरणा चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने के द्वारा सीखने को समर्थित कर सकता है। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिल
लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वो प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। ये विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? ये हमेशा सफल होते हैं, जरूरी थोड़ी हमेशा सफल होते हैं। भूख और प्यास है जन्मजात प्रेरक। अभिप्रेरणा के स्रोत कौन कौन से? आवश्यकता चालक प्रेरक। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत। प्रेरणा वही है संबंध उपलब्धि से। प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से जो अधिगम का बोध से।